नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारे साथ जो मेहमानान शरीक गुफ्तगू हैं वो डाइवर्स किस्म के हैं। एक इंतहाई मंजे हुए ट्रेड यूनियनिस्ट शेख मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आप पाकिस्तान रेलवे की बहुत बड़ी सौदाकार तंजीम जो है प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर हैं। शेख साहब, आपका वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे शरीक गुफ्तगू मेहमान हैं, ये बड़े डाइवर्स किस्म की शख्सियत के मालिक हैं। समाजी खिदमात में ये एक बड़ा मारूफ नाम है, मीडिया में ये जाने पहचाने हैं और सियासी तज्ज़िया निगारी के अंदर इन्हें एक ख़ास मलका हासिल है। जनाब ज़मीर आफ़ाकी साहब हमारे दूसरे शरीक गुफ्तगू हैं। ज़मीर आफ़ाकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हम हर वक्त सुन रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, चाहे वो एक घर में काम करने वाली माई हो या किसी दफ्तर का चपड़ासी, वो कमिश्नर हो या कंट्रोलर हो, दुकानदार हो या सरमायादार हो, ज़रा बात करें तो वो कहता है जी मर गए, जी लुटे गए, जी मईशत तबाह हो गई, सियासत कुछ नहीं है, पाकिस्तान डूबने वाला है। वो भाई, अगर पाकिस्तान डूबने वाला है, पाकिस्तान की मईशत डूब चुकी है, तो इस साल 9,300 अरब रुपए का जो टैक्स इकट्ठा होने का टारगेट है और 9 महीने में जितना टैक्स इकट्ठा होना चाहिए था, 9,300 अरब रुपए सालाना टैक्स कलेक्शन के लिहाज से वो कैसे इकट्ठा हो गया। पिछले साल 70 अरब डॉलर की याफ्त हुई पाकिस्तान को मुख्तलिफ ज़रियों से। हमारे मुल्क में जो ज़र मुबादला आया वो 70 अरब डॉलर था, वो कैसे आ गया। फिर पब्लिक को समझ नहीं आती कि हम एक अरब डॉलर लेने के लिए IMF के साथ जो गुलामी का रवैया इख्तियार कर रहे हैं वो क्या है। हमें कहा जा रहा है जी कि बिल्कुल खाने को रोटी नहीं मिल रही, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जो 240 मिलियन की आबादी है उनमें आज तक हमें नहीं पता चला कि कोई एक इंसान भी रोटी ना मिलने की वजह से, भूख होने की वजह से मर गया हो। हमें एक भी इंसान के सर्दी से मरने की इतला नहीं है। हाँ, ये इतलात ज़रूर हैं कि सैकड़ों नहीं हज़ारों इंसान जो हैं, शहरी जो हैं, वो ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से बीमार होकर हस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो ये मुतज़ाद किस्म की जो हमें बातें सुनने को मिलती हैं कि हम फलाह हो गए, तबाह हो गए, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो शेख मोहम्मद अनवर साहब मतलब बड़े पुराने और मंजे हुए ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। गरीबों में, मज़दूरों में इनकी तंजीम काम करती है। तो आइए इनसे ज़रा हम पूछते हैं कि ये क्या है। क्या रेलवे जो है, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, और रेलवे जो है, रेल जो है, वो किसी भी मुल्क में के निज़ाम के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और रेलवे में लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों इंसानों का रिज़्क वाबस्ता है। करोड़ों इंसान बिलवास्ता तौर पे रेलवे से इस्तिफ़ादा करके अपना रिज़्क कमाते हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए शेख मोहम्मद अनवर साहब कि रेलवे क्या है, क्या रेलवे डूब गई है, डूब रही है, अगर ऐसा है तो क्यों है। शुक्रिया जी। रेलवे बड़ा खूबसूरत अदारा है। रेलवे के एक ट्रेन के डब्बे में आप ट्रैवल करें तो आपको चारों सूबों की नुमाइंदगी नज़र आएगी। वाह, अक्कासी करता है एक ट्रेन का डब्बा
उसके अंदर आपको बलोच नज़र आएंगे, उसके अंदर पठान नज़र आएंगे, उसके अंदर सिंधी नज़र आएंगे, उसके अंदर पंजाबी नज़र आएंगे। एक खूबसूरत गुलदस्ता है पाकिस्तान रेलवे का, एक ट्रेन का डब्बा। और जब ये एक ट्रेन की छुक छुक जब करती आवाज़ है, वो भी दिल को भाने वाली आवाज़ है। वो पाकिस्तान की मईशत को जिंदगी की अलामत है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, असल ये है कि हमारे इस मुल्क के हुक्मरानों ने जैसे 76 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसी तरह इनकी अदम तवज्जो की वजह से हमारा अदारा भी तबाही की तरफ चला गया। अच्छा, वैसे शेख साहब अगर आप इजाजत दें जी, तो जी। इसमें क्या मजदूरों का भी हाथ नहीं है उतना ही? मैं नहीं समझता जी कि इसकी तबाही में मजदूरों का जरा सा भी हाथ हो। अच्छा, मैं अगर आप इजाजत दें छोटी सी बात आपको शेयर करूं। रेलवे का हेडक्वार्टर लाहौर में ही है जी जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त प्रेम यूनियन की जिम्मेदारी हाफिज सलमान साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने संभाली। जी जी। वो हमारे दोस्त भी थे, हमारे नाज़िम भी रहे, जी जी, हमारे मेंटोर भी थे, हम उनको आइडियलाइज भी किया करते थे। तो हमें पता ये चला कि रेलवे हेडक्वार्टर के अंदर 20,000 शायद ऐसे कारकुन हैं जिनकी तनख्वाह तो जा रही है लेकिन वो खुद वहां पर नहीं है, वो कहीं और काम कर रहे हैं। ये हमने उस दौर में सुना। और फिर हाफिज साहब ने आके, प्रेम यूनियन ने आके ऐसी जो बदनुमानियां थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की, एफर्ट्स की। तो इस तरह क्या नहीं आप समझते कि मजदूर भी नहीं? पहली बात तो ये है कि कभी भी रेलवे हेडक्वार्टर के अंदर 20,000 की स्ट्रेंथ नहीं हुई, कभी भी। मैं 84 में रेलवे में आया हूँ। थोड़े होंगे लेकिन ऐसे लोग थे। और नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होता जी। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है उसका भी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। कैसे आदमी जा सकता है? देखे ना, ये इस सराउंडिंग से अगर कोई मुलाजिम बगैर काम किए हुए तनख्वाह ले रहा है तो यकीनन यहाँ पर कोई ब्लैक शीप मौजूद होगी तो वो कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है। आज सूरत हाल ये है कि हमारा एक स्टेशन मास्टर 72 घंटे ड्यूटी कर रहा है। आज हमारा कैबन मैन 72 घंटे ड्यूटी कर रहा है। यही पॉइंट्स मैन, ऑपरेशनल स्टाफ जो, उसकी बुनियादी वजह शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। जब मैं रेलवे में आया था 1,20,000 मुलाजिम थे, आज रेलवे में 64,000 मुलाजिम है। कम हो गए हैं, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और कोई भर्ती नहीं है। और अगर यही हालात रहे, इसी जिस तरह हमारी भर्ती हो रही है 2027 तक, इस टाइम ये है कि 2025 में हमारे पास स्किल्ड लेबर जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके, हमारे पास भर्ती नहीं हो रही रेलवे में एक तवील अरसे से। देखिए, जब तक इस अदारे में आप पैसा नहीं डालेंगे, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि 1999 में इंडिया ने एक प्लान दिया 25 साल का जो कि 2024 में पूरा होगा। उन्होंने उसके अंदर 10 अरब डॉलर डाला कि 10 अरब डॉलर डाला रेलवे को रिवैम्प करने में, बहाल करने में और बढ़ाने में। और अब मोदी साहब का विजन देखें, अब उसने $10 बिलियन दिया अपने रेल को। उससे क्या होना है? उन्होंने जनाब वहां पे एल्को की फैक्ट्री लगा ली है, अमेरिकन इंजन आ रहे हैं वहां पर बनेंगे, उनको 4,000 और लोकोमोटिव बना रहे हैं। वो जनाब 70,000 कोचे बना रहे हैं मजीद। 2 अरब का टारगेट है उनका कि हमने इसको 2 अरब मजीद पैसेंजर उठाने हैं, कैपेसिटी बढ़ानी है। हमारे मुल्क में क्या है? हमें कोई इतराज नहीं ऑरेंज ट्रेन बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है मेट्रो चलाए, हमें कोई इतराज नहीं है रिंग रोड बनाए, मोटरवे बनाए और बनाए, लेकिन इस कौमी इदारे को तो दे। रेलवे 2 साल पहले जो सैलाब आया, उस सैलाब ने तो रेलवे की चूल्हे ला के रख दी। 2 साल से हम सरापा एहतजाज आप देखते होंगे, सड़कों पर रोजाना जल से जुलूस हो रहे थे, तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। लेकिन अब ये देखे, अभी तक हमें गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया। मजदूरों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, और जो हमारा ये नया कप्तान आया रेलवे का आमिर बलोच साहब, एक मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि यार हमें कोई इमदाद नहीं मिलनी गवर्नमेंट से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 66 अरब से ज्यादा इनकम की है अपनी, जिसकी वजह से पहली दफा आज हमें 4 दिन पहले तनख्वाह मिली है। अच्छा, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। इसका मतलब ये है कि रेलवे बहाल हो रही है जी, कि आमदनी आपकी बढ़ रही है और उसके नतीजे में तनख्वाहें आपको वक्त पर आनी शुरू हो गई। अभी आप देखेंगे, आपने हाफिज सलमान भट्ट साहब की बात की है, उन्होंने ये नारा दिया था जब ख्वाजा साहब वजीर बने। ज़ाहिर है ख्वाजा साहब उनके छोटे भाइयों की तरह थे, शागिर्द भी थे, तो हमारे भी वो दोस्त थे, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे। तो एक बैठ के अंडरस्टैंडिंग बनी कि रेल की बहाली, मजदूर की खुशहाली। वाह, ये हाफिज सलमान ने नारा दिया था।
उन्होंने ये नहीं कहा मजदूर की बहाली रेल की खुशहाली, नहीं, पहले कहा रेल बहाल होगी तो मजदूर खुशहाल होगा। ज़मीर फाकी साहब, उनकी इस दुनिया से रुखसत के बाद मैं अपने आप को प्रेम इनको सदर नहीं बल्कि चौकीदार समझता हूँ कि यार वो जिम्मेदारी मुझ पर हूँ, मुझ पर जितनी हो सकती है मैं एफर्ट्स करता हूँ। आज अब देखें हर रोज बुरी से बुरी खबरें आ रही थी रेलवे की, लेकिन आज मैंने आपको बताया एक आदमी ने स्टेप उठाया, मालगाड़ियां नहीं चल रही थी, आज हम 14 पर चले गए हैं, डेली मालगाड़ियां चल रही हैं, तो उसकी वजह से हमारी अर्निंग भी बढ़ी है। उस टाइम जितनी ट्रेनें चल रही थी अब उसमें उससे ज्यादा चल रही हैं। और फिर हमने एक और भी किया है, ये बड़ा बिलखसूस ये जो है मुल्तान के लिए या डेरा गाजी खान के लिए अवाम के लिए बड़ी खुशी की खबर होगी कि हमारी मूसा पाक ट्रेन जो लाहौर से चलती थी जाके 11 घंटे खड़ी रहती है मुल्तान में, हम इंशाल्लाह हमने बात की है जीएम साहब से, उनको कहा है खुदारा इस ट्रेन को खड़ा ना करें बल्कि डेरा गाजी खान तक लेकर जाएं। अब इस टाइम डेरा गाजी खान सेक्शन में कोई ट्रेन नहीं। अच्छा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ज़मीर फाकी साहब जी सर, एक तरफ हमारे साथ ही आज़ाद होने वाला मुल्क इंडिया है जिसका जिक्र शेख मोहम्मद अनवर साहब ने किया, वो अपनी तमीर व तरक्की में कहाँ पर जा रहा है, रेलवे में उसकी मेन किरदार अदा कर रहा है। दूसरी तरफ हम हैं और शेख अनवर साहब के बकौल ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये अदारों की बहाली में दिलचस्पी नहीं रखते। ये तो कह रहे हैं कि मजदूर तो बेचारा बिल्कुल मासूम है। बड़ा बहुत शुक्रिया जी। दो मतलब इसके ना दो पहलू हैं, अगर आप इजाज़त दें तो उस पर थोड़ा सा खुल के बात करें। और इसमें जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसका मकसद भी ये होता है कि हम उसमें से कोई मुस्बत पहलू निकाल लें, कोई ऐसी बात निकाल लें जिससे हम अपने आप को बेहतर कर सकें। आप देखिए पाकिस्तान में आप बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, आप भी, हमारे यहाँ एक ओमनी बस चला करती थी, फिर LOS जैसे कहते हैं, फिर ये तो उसकी जो अगर हम कहानियाँ, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, बेशुमार हमने उसमें स्टोरियाँ भी की हैं, यानी जहाँ पे टायर तक बेच दिए जाते हों वो हुक्मरान नहीं बेचते, वो ज़ाहिर वहीं के लोग ही बेचते हैं ना काम। फिर इसी तरह से रेलवे के उन्होंने बताया कि जनाब वो लोग कम हो रहे हैं। कम होने की वजह भी यह है कि जब पाकिस्तान के आपने जिक्र किया कि एक ही वक्त में आज़ाद हुए, तो पाकिस्तान रेलवे जो है वो बड़े दूर दराज इलाकों में, गुमनाम इलाकों में भी पाकिस्तान रेलवे चला करती थी। इसको इस हाल में पहुँचाने में इसमें सिर्फ जो है वो हुक्मरान ही कसूरवार नहीं है, उसमें जितना उस जो मुतलकीन है उसके जिसमें मजदूर भी शामिल है, निचला तबका भी शामिल है, उसमें सारे वो उतने ही वो कसूरवार हैं। अगर आज ये कुछ अरसे में 66 अरब की ये रेवेन्यू ले सकते हैं तो फिर माजी में क्यों नहीं लिया गया? सवाल तो फिर सामने आएंगे ना इस तरह के। बात यह है कि रेलवे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऐसा कि जो सिर्फ लोगों को ही लोगों से नहीं मिलाता, दिलों को दिलों से नहीं मिलाता। आपकी ये पूरी की पूरी, जिसे आपने अभी कहा कि ये रीढ़ की हड्डी है, ये मुआशी हब भी है। इसे ही अगर आप रिवाइव कर लें, इसे अगर आप बहाल कर लें तो आपकी मेरे नज़दीक पूरे मुल्क में आप देखिए ना, NLC चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, दूसरी सारी चीज़ें चल रही हैं, जितना बड़ा और ये जितनी सस्ती ये ट्रैवलिंग हो सकती है, इसका आपकी लाइनें नहीं ठीक हैं, आपके रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस एक्सीडेंट का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, बहुत सारी हैं। अगर इंडिया की बात आप करते हैं, ज़ाहिर हमारा नेबर है, तो वहाँ पे तो जनाब अब मेरा ख्याल 13-14 उन्होंने बुलेट ट्रेनें बना दी हैं जिन्होंने फासलों को यूँ खींच लिया। ठीक है, तो इसमें बहरहाल हम बजाय ये कि इल्ज़ामात देने के, हर आदमी को इंतज़ामी मामला जो हैं वो उस तरह से बहुत अच्छे नहीं चलाए गए। हुक्मरानों की इंटरफेरेंस रहती है, ये हमेशा से रही भी है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई सारे अमल हैं। आपको पता है हमारे यहाँ जो आप भी एक सरकारी अदारे के साथ रहे हैं, जिस आप अदारे में रहे, इसी तरह से मोस्टली लोग सरकारी जॉब पे जाते इसलिए यार छड़ो की कम करना जाके हासिल तनख्वाह मिल जाएगी, ये पूरा हमारा एक माइंड सेट है। और अब PI आपका बंद हुआ, उसमें भी क्या था, आपकी ओवर क्राउड हो चुका हुआ था, लोग बहुत ओवर स्टाफिंग। पाकिस्तान स्टील देख लें, लाहौर से बड़ा उसका एरिया है, ठीक है जी। इस तरह से जो भी अदारा आप सरकारी देख लें, आप देखें जितने निजी अदारे हैं, निजी मलकियत में जाते हैं, ये PTCL कभी हम आपको भी याद होगा कि कनेक्शन लेने के लिए आपको सिफारिशें और उन दिनों के 10-15 हज़ार रुपया रिश्वत देनी पड़ती थी जब वो डायलिंग सिस्टम जब ये गया, एक निजी कंपनी ने उसको लिया और इनको शेक हैंड दिया, गोल्डन शेक हैंड। उसके बाद अब आज आपके वहाँ की कंप्लेन ही कोई नहीं होती।
चीज़ों को और वो 2/3 मुलाजिम कम हो चुके हैं, ठीक है, बेहतर करना होता है। लोग ज़्यादा भर्ती करने से काम अच्छा नहीं होता, कम लोग हों, बासलाहियत हों और अपने मुल्क के साथ, अपने अदारे के साथ वो यानी उनकी नीयत नेक हो, सच्चाई के साथ काम करें, तो मैं समझता हूँ कि रेलवे आज भी आपका ये दुनिया में बिल्कुल दुनिया के मामलात को कम्पीट कर सकता है। हमारे कारोबारी जो है वो मामला बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो रेलवे का तो मामला ये हो गया। दूसरी बात आपने जब अपने इब्तदाइये में की थी कि जनाब एक माई भी और एक ड्राइवर भी। अच्छा, वो अफाकी साहब हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, फिर हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। नाज़रीन, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। शेख अनवर साहब, हुकूमत की इंटरफेरेंस है, आपकी बात को हम नेगेट नहीं करते, लेकिन मुझे ये बताइए, ट्रेन को वक्त पे चलाने और पहुंचाने में तो हुकूमत नहीं मना करती ना कि ट्रेन वक्त पे ना पहुंचे, वक्त पे ना चले। ये तो जो निचला अमला है उसने ये सारा कुछ करना है ना, तो फिर आप कैसे? मेरा ख्याल आपको रेल में सफ़र किए हुए खासा अर्सा हो चुका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल भी जो पंक्चुअलिटी थी वो 96% थी। अच्छा, माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं है, एक मतलब माशरे में खबर वायरल हो चुकी है ये रेलवे, ऐसी बात नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ ना, देखें, गवर्नमेंट ने अदारे को पैसा देना होता है। कभी आपने सुना है कि मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें लेट होती हों, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की, एक माजरत के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की लेट होती हों, ठीक है ना? अच्छा, हमें हमारा जो पैसा है हमें गवर्नमेंट ने नहीं, शेख साहब, ये जो रेलवे है ये तो एक कारोबारी इदारा है ना जी, तो इस गवर्नमेंट ने क्यों पैसा देना? ये तो आपने खुद कमाना है और खुद। ऐसे नहीं होता ये कोई, ये देखें जो हमारा ट्रैक है ना जी, ये 7-8 हज़ार किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी मेंटेनेंस भी हमने खुद करनी होती है। ठीक है, उसके ऊपर जितना खराजात होते हैं ब्रिजेस को, उनको भी हमने मेंटेन करना होता है खुद। जबकि ये हाईवे या मोटरवे है ना, ये इनको गवर्नमेंट ने करना होता है। हमारा तो जो, अगर मिसाल के तौर पर हमारी 60 अरब रुपये हमने कमाया तो हमारी तो तनख्वाह चली जाती हैं 40 सब में। फिर उसके बाद हमने उस लाइनों को भी रिपेयर करना है, इंजनों की भी मेंटेनेंस होती है, खराजात सारे ज्यादा है, आमदनी कम है, ऐसा है। हर जब तक गवर्नमेंट इदारे में बेल आउट पैकेज नहीं देगी ना, जैसे 10 अरब हमने जब सैलाब आया रेलवे ने अपने पैसों में से निकाल के लगाया, तो ये हुकूमत किस लिए? बाकी तमाम अदारों को हुकूमत पाकिस्तान तनख्वाह देती है ना, रेलवे को कहते हैं खुद कमाए खुद खाएं, ये कैसे मुमकिन है? जी ज़मीर अफाकी साहब, बहुत खूबसूरत बात कही इन्होंने। हाँ जी, कि कारोबारी इदारा होने के बावजूद शेख साहब समझते हैं कि हुकूमत को ग्रांट देनी चाहिए, बेल आउट पैकेज देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब हमारे यहाँ जो जितनी ये मतलब बकारी और राशन और ये जब हम तकसीम करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उससे बढ़ता है, कम नहीं होती। गुर्बत भी बढ़ती है, बकारी भी बढ़ते हैं, लोग काम नहीं करते। आप ये देखिए, मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि आप निजी ट्रांसपोर्ट देखें, कोरिया की कंपनीज आई, 4 बसें चली, आज उनकी 400 बसें हैं। इसी तरह से जो भी ले लें वो उनका कारोबार बढ़ा है निजी शोबे, जबकि निजी शोबे में बढ़ता है, फैलता है, वो कमाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, सैकड़ों लोग उनके साथ मिले हुए हैं। जबकि सरकारी जितने भी, आपका PIA हो, आपका रेलवे हो, आपका जो भी है, वो सुकड़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी होगा कि जनाब जो वहाँ के लोग हैं उनकी, उसको अपनी बद इंतज़ामी को दुरुस्त करना होगा, अपनी नाहली को दुरुस्त करना होगा। आप हुकूमत की, ठीक है, ज़ाहिर अगर कहीं कमी बेशी होती है तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उनको बेल आउट पैकेट दें, लेकिन आप इतनी बड़ी ट्रेन है, उस एक ट्रेन में जब लोग बैठते हैं ऊपर, उसकी टिकटें भी कोई कम सस्ती तो नहीं है। वो पैसा जो है उसको आप फ्रूटफुल क्यों नहीं बनाते? आपको ये बैठ के, बजाय इसके कि आप सड़कों पे ऊपर जाके 6-6, 8-8 घंटे हड़तालें करें और वो बाहर का भी काम रोकें और अपना भी काम रोकें, वो सारी जो आपकी एनर्जी है वो उसको बेहतर करने में लगानी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब हम एक छोटी सी बात करते हैं, क्योंकि शेख अनवर साहब ने तो बड़ी हौसला अफजा बात की है कि रेलवे ने 66 अरब रुपया कमाया है और इस दफ़ा मुलाजमीन को तनख्वाहें भी वक्त से पहले बरके मिल गई हैं। तो ये बड़ी एक हिम्मत अफजा आपने बात कही है। तो मैं चाहूँगा कि एक और हिम्मत अफजा बात आपसे मैं डिस्कस करूँ। हमारे यहाँ सियासी जमातों को और सियासतदानों को
को ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे ये शैतान है, हाँ, इन सब हर बुराई की जड़ हैं। और सियासी जमातें तो जनाब ये हैं, सियासी जमातें वो हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा काम एक जमात ने किया है पिछले दिनों में। वैसे तो वो जमात जो है वो अच्छे कामों के हवाले से हमारे मुल्क में जानी पहचानी जाती है। ये अलग बात है कि वोट उसको अवाम नहीं देते, लेकिन जमात इस्लामी के जो छठे अमीर मुंतखब हुए हाफिज नईमुर रहमान साहब, ये सियासतदानों के लिए, सियासी जमातों के लिए एक मिसाल है कि वोट की ताकत से हमारे सियासतदान जमहूरियत की बात करते हैं ना, और ज़्यादातर हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अफराद के नाम से पहचानी जाती हैं। यानी उन जमातों पर अफराद का, ख़ानदानों का कब्ज़ा है और वो बात जमहूरियत की करते हैं। लेकिन जमहूरियत का जो जब किसी जमात ने अगर पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख़ में अगर अपनी सफ़ों में जमहूरियत को फ़रोग़ देने का अमली नमूना पेश किया है तो वो जमात इस्लामी है। आप देखिए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इस जमात के बानी थे, लेकिन उनका कोई बेटा बेटी, उनका कोई रिश्तेदार जो है उस जमात में ना तो उसके इंतज़ामी अमूर में आगे आया, ना उनके सियासी अमूर में आगे आया। तो हम देखते हैं कि मौलाना मौदूदी के बाद मियां तफ़ैल मोहम्मद साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, फिर मुनव्वर हसन साहब, फिर सिराजुल हक साहब, इनका किसी का ताल्लुक मौलाना मौदूदी के ख़ानदान से नहीं, मौलाना मौदूदी की आबाई इलाके से नहीं, मौलाना मौदूदी के कबीले से नहीं, सब डिफरेंट जगहों से कारकुन के तौर पे उठकर आए और वो जमात की अमारत पर फायज हो गए। और हम ये देखते हैं कि छठे जो अमीर मुंतखब हुए हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, ये किराए के मकान में रहने वाले एक आम से कारकुन थे और उन्होंने यानी जमात इस्लामी के 66 या 68 हज़ार अरकान में से 50,000 से ज़ायद अरकान ने वोट डालकर उनको मुंतखब किया। तो शेख मोहम्मद अनवर साहब, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जमात इस्लामी की खूबसूरती भी यही है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का रुकन हूँ और बड़ी खुशाइन बात है, माशाल्लाह वो आ रहे हैं, एनर्जेटिक आदमी हैं, इंशाल्लाह इससे हालात और बेहतर होंगे। हम थोड़ी सी मेरा ख्याल जो बात कर रहे थे अगर माजरत के साथ उधर ही आ जाए। नहीं, वो हमारा मौजूद गुजर गया, अब हम इसी पे नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके आने से इंशाल्लाह जमात और तवाना होगी। वोट और मिलने वाला आपको, मेरा तो फर्ज है, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मौज़िन ने तो पांच टाइम हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह। नहीं, शेख अनवर साहब गलत तशरीह ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी रियासत मदीना और उनकी तहरीक इस्लामी हमारे लिए रोशनी का मीनारा है। और हमने देखा कि उन्होंने दावत से लेकर रियासत के क़याम तक तमाम मराहिल कामयाबी से पूरे किए। तो जमात इस्लामी 70-72 साल से रियासत मदीना का बात करते हुए जब नाकामी की बात आती है तो वो बजाय नाकामी की जो वजूहात हैं उन पर बात करें, वो कहते हैं जी हमारा तो काम अजान देना है। भाई नबी हमारे लिए नमूना है, उन्होंने अजान दी और जमात बना के दिखाई। आप आज देखेंगे गजा के अंदर जो शहादतें हुई है, आज वहां पे भी जमात इस्लामी के नौजवान काम कर रहे हैं, वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं, आप जब कहते हैं ना कि ओ जी हमारा काम तो दावत देना है, नहीं भाई, रियासत कायम करना भी आपका काम है। हमारे पास इक़्तिदार जब भी आया हमने वहां पर अपनी रिट कायम की है ना। अब देखें रेलवे में अगर हाफिज सलमान भट्ट साहब बकौल आपके दोस्त थे, उनके दामन पर कोई दाग है? मैं रेलवे का उनकी जगह सदर बना हूं, पूरी पाकिस्तान में से हमारे दामन पर उंगली नहीं उठा। इसी तरह दुरुस्त है आपकी बात, इसी तरह कि जमात इस्लामी इसी तरह सिराजुल सेनेटर्स रहे। एक सेकंड, जमात इस्लामी ने अब तक जो क़यादत पेश की है उसके बारे में, उनके किरदार के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन ये काफी नहीं है शेख अनवर साहब। दुआ करें इस कौम को अल्लाह हिदायत दे, मैं तो यही कहूंगा। अफाकी साहब आप बताइए इस पर कि जमात इस्लामी के इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी जमात में जमहूरियत के आला नमूने कायम करके दिखा दिए। ऊपर देखे ना कितने मेंबर रहे हैं हमारे सूबाई में, कौमी में, सेनेटर्स रहे हैं, कराची में मेयर रहे, यानी कि आज भी पीपल्स पार्टी भी तारीफ करने पर मजबूर है, MQM भी करने पर मजबूर है।
हमने मतलब हमारी लीडरशिप ने एक किरदार सामने ये रखा। काफी नहीं है। किरदार, हाँ जी, शफाफियत, आला सीरत, ये लाजिम है, ये काफी नहीं हुक्मरानी के है। लिए मतलब जरूरत है कि एक रियासत कायम हो। अल्लाह करे आ जाए रियासत हमारे हाथ जी में। देखिए, फाकी साहब, देखिए मतलब जहाँ तक अवाम के अंदर जड़ें बनाने जी, में जमात जहाँ इस्लामी तक- कामयाब जहाँ- नहीं है, बेहतरीन नमूने पेश करने के बावजूद। नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमात इस्लामी के बारे में इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी जमातें हैं उन सब से बहरहाल एक मुतदल बैलेंस जमात जो है वो जमात इस्लामी, कोई शक नहीं। डिसिप्लिन जमात इस्लामी है, कोई शक नहीं है। कराची में नेमतुल्लाह खान साहब जब मेयर थे तो एक बेहतरीन तर्ज हुकूमत भी उन्होंने दिया। उससे पहले अब्दुस्तार अफगानी साहब भी। ठीक है, मतलब इसमें कोई शक नहीं। और अभी जब ये सराजुल हक साहब अमीर थे तो इन्होंने पूरे मुल्क में जिस तरह से जलसे किए, लिल्लाहियत का, सादगी का, तकवे का जो मेयार उन्होंने लोगों की कोई अच्छा, शक नहीं है। मुझे हमें बिल्कुल यकीन करें कि हम बतौर तजिया नगार देखते थे तो हमारा मतलब होता था, बल्कि ये जो एक स्लोगन भी चला था कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो हमें ये मतलब होना शुरू हो गया था कि कुछ इस मरतबा माजी के निस्बत सीटें कुछ ज़्यादा बेहतर मिलेगी, वज़ीराई मिलेगी। लेकिन वो हैरत अंगेज तौर के ऊपर जब रिजल्ट आए तो मीर साहब भी ये हार आपने गए। देखे ना, जमात इस्लामी का ये रवैया है कि वो अल्लाह पे डाल देते अल्लाह पे हैं। डाल। शेख अनवर साहब ने भी असल कह दिया बात जी है, अल्लाह भाई। असल नहीं, इसमें ये असल बात देखें- है, नहीं, असल नहीं, बात ये ये है, देखें, रिजल्ट की भी let me सुन लें। complete इनकी बात पूरी कर let लेना me फिर आप। complete जी। बात ये है कि जब इनसे आप- पूछते हैं यार कि अवाम में नाकामी क्यों होती है नाकामी। सियासत में, तो ये अल्लाह पे डाल अल्लाह पे देते हैं। डाल देते हैं। ठीक है, हालांकि आपकी अपनी सलाहियतें अगर कहीं ना कहीं कोई कमी है, आप देखिए जमात इस्लामी, आपने कहा कि जी जमहूरियत के हवाले से बहुत कोई शक ज़बरदस्त नहीं, है। खिदमत ठीक के है, हवाले से। लेकिन वहाँ भी एक कमी आपने कभी नोट की होगी कि जमात इस्लामी में भी किसी कलीदी अहदे पे कोई खातून नहीं है, किसी कलीदी अहदे पे कोई अकलियत के नुमाइंदे नहीं हैं। ठीक है जी, आप देखिए पैगाम आपने देना है नहीं, वैसे सोसाइटी, खवातीन का विंग तो नहीं, है विंग जमात है। इस्लामी। विंग होना और बात है। अकलियत भी मौजूद। विंग होना और बात है। किसी कुलीदी अहदे पे कभी कोई जमात का सरबराह बना, तो शेख अनवर साहब से ठीक है। अच्छा नहीं वरना, अच्छा दूसरी बात यह है कि आपको अवाम की जो नब्ज़ है ना उसके ऊपर खाली करैक्टर कुछ नहीं करता इस सोसाइटी में। आपको जो है ना वो कुछ उनके तरह से बनना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जमात इस्लामी में बहुत ज़हीन लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं, इसमें कोई बाकिरदार शक लोग नहीं है। हैं, कारोबारी लोग हैं, मतलब इस सोसाइटी को समझते हैं। हैरत इसी बात पे है कि नाकामी क्यों है, उसके ऊपर बगैर इनका जो थिंक टैंक है वो नहीं गौर करता। वो गौर नहीं करता। वो बता तो रहा हूँ, वो कहते हैं अल्लाह भाई नहीं अल्लाह सर, इस दफा तो एक चीज जाहिर हो गई है ना कि इलेक्शन का मयार जो मेरिट नहीं है, 45-47 ही है। अच्छा, खलीक एक भट्ट मिनट, साहब शेख साहब, एक एक मिनट जा रहे हैं, एक मिनट बात पूरी होने दें। खलीक भट्ट साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा, रिजल्ट आता है उनका 0। 2 दिन मुजाहरे होते रिजल्ट आ जाता है, नहीं जी 6000 वोट मिले। तो ये कहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इन वोटों की, कौन कर रहा था? अच्छा आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, आप लेकिन देखिए मुझे ना, ये बताइए आप देखिए पशीन के अंदर जो आदमी इनके हक में बैठ गया चकजई के, उसने कंपेन नहीं की, सुबह को उसको घर जाकर कहा कि आप जीत गए मुबारक हो। ये कौन जिता रहा था, कौन हरा रहा था? ये खुफिया हाथ भी इस मुल्क के अंदर चल वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एज ए होल आप ये बताइए कि जमात इस्लामी को अवाम में पजीराई क्यों नहीं मिली? वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 45-43 फार्म का हुआ है, लेकिन जो तारीख है पाकिस्तान की, यानी अवामी खिदमत के एतबार से जमात इस्लामी सफ़े अव्वल में हमें खड़े नजर आती है। किरदार साजी में जमात इस्लामी हमें सबसे पहली साफ में नजर आती है। आपने गजा का जिक्र किया, अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुन जो है हमें सबसे आगे नजर आते हैं। सैलाब हो, कोई जलजिला हो, जमात इस्लामी सबसे आगे नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। जमात इस्लामी की दयानत पे, जमात इस्लामी के लोगों की शहादत पे कोई शक नहीं है, लेकिन वोट क्यों नहीं मिलते? देखिए जी, अमानत देने के लिए जमात इस्लामी को कौम तैयार है कि अपनी मानते जमात इस्लामी को देनी है, लेकिन वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह फिर वही मैं कहूंगा, फिर वो उम्मीद अल्लाह कर की तरफ सकते हैं डाल ना देते हैं। कि एक टाइम आएगा कि इनके दिलों में भी, जैसे ये आज जमात इस्लामी पे भरोसा है हर आदमी को कि इनको देंगे, ये सादक और अमीन है, पैसे हमारे महफूज है, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि वोट भी हमें देंगे इंशाल्लाह। यानी कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा? कोई ऐसी बात नहीं, 14 साल भी उन्होंने मेहनत की थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 1400 बेटा- साल प्रोग्राम आप नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने ऐसी तक? बात नहीं है। बात सर वही आ जाती है कि आपको जो है ना अवाम मेरा वैसे मुझे अभी थोड़ी देर में ये एक बात आई है कि शायद जमात इस्लामी जो है सिर्फ अपने ही कारकुनों से हट के कहीं बाहर
लोगों में अपना कोई असर नफूज नहीं बना सकी। ये भी एक वजह हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इलाकाई, एक तो इलाकाई सियासत जो है ना, उसमें कहीं ये नज़र नहीं आते जमात इस्लामी के लोग, जिस तरह से आप देखते हैं कि नून लीग है, पीपल पार्टी या दूसरे हैं, ये जो हमारा बुनियादी यूनिट होता है मुकामी हुकूमतों का, वहाँ पर जमात इस्लामी के लोग शायद मतलब अपने महलों में उस तरह से काम करते हुए नज़र नहीं आते। और लोगों को क्या चाहिए होता है? लोगों को यही चाहिए होता है, जनाब लो जी साडा बंदा फड़िया गया, फलान हो गया, टींग हो गया, ये हो गया, उसमें जो जो आगे बढ़ रहा होता है ये सारा। दूसरा ये कि उस तरह की सियासत जो है पाकिस्तान में शायद अभी बाकी भी मजहबी जमातें हैं, कोई और इतना काबिल ज़िक्र वो किसी को भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, हालांकि जमात इस्लामी को मिलती है। मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है JUI, उनको देखें, उनको भी तो सीटें मिली हैं ना, वो किस तरह से मिली हैं। इसमें बात है कि सर आप अब कुछ लो या कुछ दो के साथ, और ये जो आपके इलेक्टेबल हैं या बड़ी पार्टियां हैं, इनके साथ मिलकर ही आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। नाज़रीन, आपने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू सुनी है शेख मोहम्मद अनवर साहब की और जनाब ज़बीर वफाकी साहब की। मेरा एक तारीख़ के तालिब इल्म और तहरीक इस्लामी के कारकुन के तौर पर ये एक तज्ज़िया है कि पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख़ में जो जिस सियासत का ज़िक्र कर रहे थे ज़मीर वफाकी साहब, रवायती सियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई हमें नज़र आ रही है। और मेरा ये ख़्याल है कि ये जो इस दफ़ा जो सेटअप कायम किया गया है और जिन्होंने भी किया है, जिनकी तरफ इशारा शेख मोहम्मद अनवर साहब ने किया है, ये शायद रवायती सियासत का एक आखिरी स्पेल है। और जमात इस्लामी जो तसलसल के साथ एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ही बात करती रही है कि अल्लाह और उसके रसूल के लाए हुए तरीक़ों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर का ज़रिए उन्होंने जो रियासत मदीना कायम करने का एक नारा और उस पर वो जो अमल पैरा रहे हैं, पिछले कुछ अरसे में उस नारे को जो अवामी सतह पर पजीराई दिलाई गई है इमरान खान ने, यानी वो बुनियादी तौर पर नारा और बुनियादी तौर पर वो जो तंजीम थी, वो जो तहरीक थी, वो जमात इस्लामी थी, उस नारे को हाईजैक कर लिया इमरान खान ने, क्योंकि वो अवाम की आवाज़ थी। जमात इस्लामी उस नारे को अवामी सतह पर पजीराई नहीं दिलवा सकी और इमरान खान ने अपनी एक हिकमत अमली के ज़रिए उस नारे को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया। लेकिन वो 3.5 साल के अंदर वो उस नारे को अमली जामा पहनाने का में कामयाब नहीं हो सके। और अब फिर एक दफ़ा मुझे ये महसूस हो रहा है कि कौम में जो रिवायती सियासतदानों से जो मायूसी थी, इमरान खान ने भी अमली तौर पर उस नारे को पजीराई तो दिलवा दी, लेकिन अमली तौर पर लोगों में मायूसी पैदा हुई। और अब अवाम के अंदर ये है कि ये रिवायती सियासतदान तो इस मुल्क को खुशहाली नहीं दे सकते, इमरान खान जैसी क़यादत भी इस अवाम को वो पजीराई नहीं दे सकी, रियासत मदीना कायम नहीं कर सकी। तो अब एक आखिरी होप के तौर पर, क्योंकि जमात इस्लामी मुस्तकिल मिजाजी से इस महाज पर कायम करती रही है, तो अब एक खुलकर जो क़यादत और सामने आ रही है, नाउमीदियों को उम्मीद में जो बदल सकती है, वो जमात इस्लामी है। और उसमें मैं समझता हूँ उसको अवामी रंग देने में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। और जो छठे अमीर मुंतखब हुए हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने एक अवामी अंदाज के अंदर जमात इस्लामी के मुर्दा वजूद के अंदर कराची में जिस तरह जान डाली है, तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मुल्की सतह पर जमात इस्लामी के मुर्दा वजूद के अंदर जान डालने में कामयाब हो जाएंगे। और क्योंकि रिवायती सियासतदान और इमरान खान इस महाज पर नाकाम हो चुके हैं और अवाम एक बार फिर फितरी तौर पर जमात इस्लामी की तरफ देखने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें कुछ और नज़र आ ही नहीं रहा है।
और जो जमात इस्लामी की अब क़यादत उभर कर सामने आई है हाफिज नईमुर रहमान साहब की शक्ल में, वो जमात इस्लामी को इसी तरह उसके मुर्दा जिस्म में मुल्की सतह पर जान डालेगी, जिस तरह उन्होंने कराची जैसे बड़े शहर के अंदर जमात इस्लामी के मुर्दा वजूद के अंदर जान डाली है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो किस तरह जमात इस्लामी को एक मुल्कगीर जमात के तौर पर अवामी जमात बनाने में कामयाब होते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब शेख मोहम्मद अनवर साहब का, जनाब ज़मीर अफाकी साहब का, कि आप हमारे गुफ्तगू में तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन को अपने ख्यालात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।